बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिज़ाइन मॉडलिंग पे आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस चौथे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर। और आज का जो हमारा कोर एजेंडा पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर एज अ होल के सॉफ्टवेयर के डिफरेंट जो इंटरफेस डिज़ाइंस होते हैं वो क्या हैं। फिर हम मूव करेंगे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर। उसके बाद कुछ यूजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। गोल्डन रूल्स यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के लिए क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फिर डिज़ाइन प्रोसेस को देखेंगे कि यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिज़ाइन की हम बात करते हैं। हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरफेस कर सकता है। वो हमारे पास डिफरेंट इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनके साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र इंटरफेस आ जाता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल ह्यूमन एक्टिव एंटिटी इंटरेक्ट करती है सर्विसेज लेने के लिए देने के लिए। तो उसके साथ उसका इंटरफेस क्या होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर जो हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर में जो हम सिस्टम अंडर स्टडी है उसमें यूज़ हो रहे हैं तो उनके साथ उसका इंटरेक्शन कैसे होगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि हमारा सॉफ्टवेयर किसी और एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर रहा है तो एपीआई को यूज़ करते हुए उसकी इंटरफेसिंग। और अगर हार्डवेयर की बात करते हैं लाइक अगर हम जीएसएम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो जीएसएम मॉड्यूल की इंटरफेसिंग हमारे सिस्टम के साथ कैसे होगी। इसी तरह से जो तीसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट कह लें जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरफेस डिज़ाइन में आता है वो है हमारे पास इंटरनल इंटरफेस के हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर में उन कंपोनेंट्स की आपस में इंटरफेसिंग कैसे होगी। तो वन बाई वन हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। आपने खुद एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को हम जो उसकी पहली जजमेंट कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन पे करते हैं। लाइक ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना कितना आसान है। नो बॉडी बॉदर्स टू गो इनटू मैनुअल्स। कोई भी मैनुअल्स को स्टडी नहीं करता कि इस ऐप को यूज़ करने के मैनुअल्स कौन से होने चाहिए किस तरह से होना चाहिए। तो प्रोबब्ली हर यूज़र की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि वो जस्ट इंटरफेस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हुए उसे सीखता जाए। तो लर्नेबिलिटी सॉफ्टवेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो इंटरफेस डिज़ाइन है इसमें हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यूज़र की जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है उसको बहुत ही ईजी बना दें ताकि एक यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करे और इंटरेक्ट करते हुए बड़ी आसानी के साथ सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाए। बहुत सारे हमारे पास जो आईटी मैगज़ीन है इसमें डिफरेंट ऐप्स की जो इंटरफेस ग्रेडिंग है वो भी अवेलेबल होती है। लाइक उसकी स्टार रेटिंग हमारे पास अवेलेबल होती है 4, 4.5 एंड सो फोर्थ। तो वो उसकी यूजेबिलिटी पे होती है कि एक सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी यूजेबिलिटी ऑफर कर रहा है, ईज ऑफ यूज़ कितना प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए यूजुअली हम एक जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो हमारे पास है आईएसओ 9241 स्टैंडर्ड जो कि यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए हम कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ये तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। कहता है कि जब भी इंटरफेस डिज़ाइन किए जाएँ तो उसमें तीन एस्पेक्ट से चीज़ों को देखा जाना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है? कैन यू अचीव व्हाट यू वांट टू मीन्स आप सॉफ्टवेयर से जिस मकसद के लिए जिस पर्पस के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या वो पर्पस आप अचीव कर पाते हैं या नहीं है। मीन्स हाउ इफेक्टिव इज योर सॉफ्टवेयर मीन्स जो उसकी बेसिक फंक्शनलिटी है क्या वो ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको सर्विसेज ऑफर कर रहा है या नहीं। द सेकंड थिंग एफिशिएंसी, कि आप कितना आसानी के साथ जो एक ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं कितनी आसानी से आप उसे कितनी एफिशिएंसी के साथ उसे अचीव कर सकते हैं। कैन यू डू इट विदाउट वेस्टिंग एफर्ट्स मीन्स आपकी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे पास टू सम हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव फैक्टर है सेटिस्फेक्शन,
कि हम ये देखते हैं कि यूज़र का जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस इम्पैक्ट कैसा था, उसने एंजॉय किया है उसे इंटरेक्ट करते हुए या नहीं किया। तो प्रोबब्ली हम जो जितने भी इंटरफेसेस डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए और उसकी यूज़र के साथ इंटरेक्शन हम जो है डेवलप करते हैं, तो उस इंटरेक्शन को हमने आसान बनाना है, उस इंटरेक्शन को हमने ईज़ी बनाना है। इट शुड बी वेरी मच इफेक्टिव, इट शुड बी एफिशिएंट एंड द यूज़र शुड फील सैटिस्फैक्शन आफ्टर यूजिंग अ पर्टिकुलर इंटरफेस। तो हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इंटरफेस डिज़ाइनिंग के ऊपर बात कर सकते हैं। आपकी स्कीम ऑफ स्टडी को अगर देखा जाए तो आपका एक कंप्लीट कोर्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन के टाइटल के साथ आपकी स्कीम ऑफ स्टडी में है, जिसमें प्रोबब्ली आप ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में ये आइडिया हो जाए कि यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी बहुत जो इसे ड्रिल डाउन करना है, इसकी जो डिटेल है, आप ऑब्वियसली उस कोर्स में इनको स्टडी करेंगे। तो हम मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स अवेलेबल हैं यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो वो गोल्डन रूल्स हमें क्या बताते हैं, इनके ऊपर वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला रूल है कि प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल। प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल। द सेकंड इज रिड्यूस द यूज़र्स मेमोरी लोड, शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड की बात की जा रही है। द थर्ड थिंग इज मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। तो ये हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम इन गोल्डन रूल्स के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि कीपिंग इन व्यू दीज गोल्डन रूल्स हमें अपने जो इंटरफेसेस हैं वो कैसे डिज़ाइन करने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो गोल्डन रूल है, प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल, इसको हम देखते हैं कि ये रूल हमें क्या डायरेक्शंस देता है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हुए। ओके, इसमें हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जब भी यूज़र से इंटरेक्शन, यूज़र की सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हम डिज़ाइन कर रहे हों, तो यूज़र को हमें फोर्स नहीं करना कि वो अननेसेसरी और अनडिज़ायरेबल एक्शंस में जाए। लाइक एक यूज़र क्यों सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हुए। तो वो स्पेसिफिक टास्क जब वो परफॉर्म कर रहा हो, तो हमने उसकी जो इंटरेक्शन के स्टेप्स हैं, उनको मिनिमाइज़ करना है। उसे अननेसेसरी अनडिजायर्ड एक्शंस में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उसका जो पाथ है, लाइक अगर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे और यहाँ से वो मूव करता है और उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसमें अननेसेसरी एक्शंस नहीं होने चाहिए, ताकि उसका ये पाथ जो है वो ईज़ी भी हो और ये शॉर्टेस्ट पाथ भी हो उसकी इंटरेक्शन का। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है गोल्डन रूल्स में, जो कि प्लेस द यूज़र इन कंट्रोल, वो है प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन। फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन से क्या मुराद है कि जब यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे, तो उसको हमें मल्टी मोडेलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। मल्टी मोडेलिटीज़ मीन्स अ यूज़र में इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू डिफरेंट मोड्स। डिफरेंट मोड से क्या मुराद है? अगर हम बात करते हैं कि समटाइम्स अगर याहू वेदर्स की बात करते हैं, तो याहू वेदर्स पे आप जाके अगर वेदर देख रहे होते हैं, तो वेदर प्रॉब्ली आपको फ़ॉरेनहाइट में भी दे रहा होता है और सेल्सियस में भी दे रहा होता है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, तो फ्लेक्सिबिलिटी की ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हो सकती है कि प्रॉब्ली यहाँ पे आप सेल्सियस में भी देख सकते हैं टेम्परेचर को और फ़ॉरेनहाइट में भी देख सकते हैं। अगर ये प्रॉब्ली हमारे पास सिर्फ फ़ॉरेनहाइट में होता, तो यूज़र के ऊपर ये एक लोड होता, उसे कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी पड़ती कि वो सेल्सियस से फ़ॉरेनहाइट में कैसे लेके जाए या फ़ॉरेनहाइट से सेल्सियस में कैसे ले जाए। तो मल्टी मोडेलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रेज़ेंट कर रहे हैं इंटरफ़ेस के ऊपर, तो उसमें भी मल्टी मोडेलिटीज़ होनी चाहिए। लाइक अगर हम किसी चीज़ की कोई एक रीडिंग दे रहे हैं, तो उस रीडिंग को अगर हम ग्राफिकली विजुअलाइज़ कर लें, तो वो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे यूज़र को मल्टी मोडेलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरह हमने यूज़र को फ्लेक्सिबल बनाना है, ताकि वो आसानी से सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सके। The third thing is allow user interaction to be interruptible and undoable. This is very important कि अगर यूज़र कोई एक स्पेसिफिक एक्शन ले लेता है, तो वो एक्शन लेने के बाद क्या यूज़र को इंटरफेस ये सपोर्ट कर रहा है कि वो अनडू कर सके उस एक्शन को, यानी वहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंटरप्ट जनरेट कर सके। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूज़र ने अगर मिस्टेकनली कोई एक एक्शन परफॉर्म कर दिया है, तो वो उसे रिकवर ना कर पाए। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एक आता है रिकवरेबिलिटी का, रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है फॉरवर्ड रिकवरेबिलिटी, ठीक है? और दूसरी हमारे पास होती है बैकवर्ड रिकवरेबिलिटी।
बैकवर्ड रिकवरेबिलिटी क्या है? बैकवर्ड रिकवरेबिलिटी में हमारे पास ये है कि उसमें जो भी हम एक्शन परफॉर्म करें, उस एक्शन को हम क्या कर सकें, हम अनडू कर सकें। लाइक हमारा कोई सेंसिटिव डेटा था, कोई सेंसिटिव स्टेप हम परफॉर्म कर रहे थे, वो हमने कर लिया, लेकिन वी वांट टू अनडू इट, तो सिस्टम शुड हैव सपोर्ट फॉर इट। तो ये हमारे पास बैकवर्ड रिकवरी है। फॉरवर्ड रिकवरी क्या है? इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो प्ले कार्ड से, और बिल्डिंग बनाते हुए यू स्नीज, और वो ऑल टुगेदर सारी बिल्डिंग, वो ये स्ट्रक्चर वो टूट जाए, तो आपको उस केस में क्या करना पड़ता है? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसका मतलब ये हुआ है वी हैव टू इंश्योर बैकवर्ड रिकवरेबिलिटी, ताकि चीज़ों को अनडू किया जा सके। The next is streamline interaction as skill levels advances and allow the interaction to be customized. अब हमारे पास जो यूजर हैं, जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके डिफरेंट लेवल हो सकते हैं। डिफरेंट लेवल्स मीन्स हमारे पास जो यूजर है वो बिल्कुल बिगनर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूजर हमारे पास मॉडरेट लेवल का भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यूजर एक एडवांस लेवल का एक्सपर्ट यूजर भी हो सकता है। तो हमारे इंटरफेस में ये सपोर्ट होनी चाहिए कि वो तीनों तरह के जो यूजर हैं उसके साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकें। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल यूँ दूँ कि अगर एक यूजर बहुत ही एडवांस लेवल का या एक्सपर्ट यूजर है, तो उसको अगर हम एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जो बहुत सारे इंटरेक्शन के बाद एक टास्क उसे परफॉर्म करने देता है, तो प्रॉब्ली उसका टाइम वेस्ट करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले जाएं और वहाँ पे आप एक फाइल को फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू के अंदर जाएं और वहाँ से जाकर उसको सेव करें। तो आपके पास एक शॉर्टकट उसके लिए अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल एस के थ्रू आप उस चीज़ को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल यूजर्स का ख्याल रखना चाहिए इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए। The next thing in place the user in control, हमारे पास ये जो गोल्डन रूल है उसमें हाई टेक्निकल इंटरनल्स फ्रॉम द कैजुअल यूजर। तो ऑब्वियसली इंटरफेस डिजाइन करते हुए जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं जिसके साथ यूजर का कोई कंसर्न नहीं होता, वो हमें हाइड रखनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज डिजाइन फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर ऑन स्क्रीन। तो प्रॉब्ली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो जितने भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, हम प्रेफरेबली जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है उनके साथ उसको इंश्योर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला गोल्डन रूल है जो कि प्लेस द यूजर इन कंट्रोल, इसमें इन चीज़ों के बारे में हमें डायरेक्शन दी जाती है कि इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें। द नेक्स्ट इज द यूजर्स मेमोरी लोड। इसमें हमने यूजर के मेमोरी लोड को क्या करना है? हमने रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है। मेमोरी लोड मीन्स हमारे पास एक ह्यूमन पोजेस करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो वो है जो हम चीज़ें मेमोराइज करते हैं विद रिहर्सल, और शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारे पास क्या है कि जो एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ हम स्टेप्स ले रहे होते हैं, कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हम अपने पास स्टोर करते हैं, बिल्कुल जैसे वोलेटाइल मेमोरी होती है या रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके कंप्यूटर्स में, शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी उसी तरह से होती है। तो यहाँ जो बात की जा रही है मेमोरी लोड की, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड के बारे में बात की जा रही है कि ऐसा नहीं है कि यूज़र अगर बहुत सारे एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है या एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो टास्क परफॉर्म करते हुए एक यूज़र को बहुत सारे अगर स्टेप्स से गुजरना पड़ता है या बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क, तो उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र को जो प्रीवियस स्टेप्स हैं, अगर वो यहाँ पे इस वक्त है, तो उसे प्रीवियस स्टेप्स उसके माइंड में नहीं, उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। द नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश द मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट्स। तो इसमें एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि हमें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होती हैं, समटाइम्स कुछ चीज़ें जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट्स जो अवेलेबल होते हैं उनको इंश्योर करना चाहिए। लाइक आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम के ऊपर भी आप जब ईमेल वगैरह ओपन करते हैं या कोई अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं, तो आपकी कुकीज़ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उठ के आ जाती है जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है हमारे पास। तो इसी तरह से अगर कोई एक टास्क परफॉर्म करने के लिए उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, तो प्रेफरेबली हम उन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो रूटीन में यूज़ होती हैं उनको हमें वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल करना चाहिए यूज़र को, ताकि उसे वो ऑप्शन सेलेक्ट ना करनी पड़े, ताकि उसकी इंटरेक्शन के स्टेप्स रिड्यूस हो। द नेक्स्ट इज डिफाइन शॉर्टकट्स दैट आर इन इंट्यूटिव।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है शॉर्टकट्स के। बहुत सारी चीज़ों में हमें क्या करना चाहिए, यूज़र को शॉर्टकट्स प्रोवाइड करना चाहिए, स्पेशली एक्सपर्ट यूज़र्स को, एडवांस यूज़र्स को, ताकि वो बहुत ज़्यादा ट्रबल फील ना करे, बोरिंग फील ना करे या बॉदर ना करे कि उसे एक पूरे सीरीज ऑफ एक्शन से गुजरना पड़ता है। जिस तरह मैंने अभी बात की, जिसे हम कहते हैं कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स की एक टर्म यूज़ होती है कि वी शुड प्रोवाइड कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स, शॉर्टकट्स, कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स, लाइक हम ये कहते हैं कि कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल एस, ये हमारे पास क्या है, शॉर्टकट्स हैं। डिफरेंट हमारे पास जो ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल हैं, तो शॉर्टकट्स को इंश्योर करना चाहिए। The next is the visual layout of interface should be based on real world metaphors. This is very important कि रियल वर्ल्ड में एक यूज़र जिस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंटरफेस में उसी तरह के मेटाफोर्स को हम लेके आएँ। फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा कि लाइक अगर किसी एक फाइल के साथ डील करना है, तो हम कोई आइकॉन बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फाइल सिंबल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, जो रियल में मेटाफोर रियल लाइफ में यूज़ हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि कहीं पे कोई साउंड की सपोर्ट हमने देनी है इंटरफेस में, तो वहाँ पे जो रियल लाइफ में उसकी सिंबल लाइक स्पीकर की सिंबल है, तो हम प्रॉब्ली प्रेफरेबली ये यूज़ करें कि जो उसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो मेटाफोर्स को यूज़ करें। मेटाफोर इज मेंट टू पिक्चर्स, आइकॉन्स, उनकी बात की जा रही है, या ग्राफिकल जो सपोर्ट हो सकती है उसकी बात की जा रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लास्ट थिंग इन रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड इज डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन प्रोग्रेसिव फैशन, कि जो भी यूजर स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि उसके सामने उस एक्शन को या परफॉर्म करने के लिए, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप सारी डिटेल्स सामने रख दें। तो ये प्रॉब्ली आपको ग्रेजुअली उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, ताकि यूज़र की जो मेमोरी के ऊपर है वो अननेसेसरी लोड क्रिएट ना हो। अब हम मूव करते हैं थर्ड, जो हमारे पास गोल्डन रूल था, मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी से मुराद एक एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर हम एक इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, लाइक कोई वेब ऐप डिज़ाइन करते हैं, तो वेब ऐप में हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस हैं। तो उस वेब पेजेस में हम लाइक अगर फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, तो वी शुड बी वेरी मच कंसिस्टेंट इन यूजिंग अ फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़। ये हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं कोई और फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया हुआ है, कहीं और यूज़ किया हुआ है, कहीं और कलर यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से अगर हम बटन्स की बात करते हैं कि कहीं हम इंटरफेस के ऊपर बटन यूज़ कर रहे हैं, तो बटन्स अगर हम रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हैं या ओवल शेप में यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोबब्ली वी शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट कि हमें उन बटन्स को एक तरह का रखना है। इसी तरह से अगर हमारी इंटरेक्शन कुछ कंट्रोल्स के साथ सिंगल क्लिक के साथ है, तो उन कंट्रोल्स के साथ थ्रू आउट द इंटरेक्शन हमारी जो वेब साइट के अंदर या वेब ऐप में होनी चाहिए, वो सिंगल क्लिक के ऊपर होनी चाहिए, मल्टीपल क्लिक में होनी चाहिए, या ऑब्वियसली यूज़र को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। जो चीज़ें कहते हैं, अलाउ द यूजर टू पुट करंट टास्क इनटू अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, ताकि अब क्या है कि जो यूजर जो भी एक काम कर रहा है, वो एक प्रॉपरली मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में उन सारी चीज़ों को एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, उसे अंडरस्टैंडिंग हो रही हो। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एक जगह पे कोई एक कंट्रोल या एक तरह से यूज़ करेंगे, दूसरी जगह जाके उसी कंट्रोल को किसी और शेप में ले आएंगे, तो ज़ाहिर है वो यूज़र को डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा। The next thing is maintain consistency across a family of application. अब यहाँ family of application से क्या मुराद है? यहाँ मुराद है एक तरह की application। एक तरह की application की एग्जांपल दूँ, तो फॉर इंस्टेंस अगर हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो मोर लेस एक तरह के होते हैं। दे बिलोंग टू अ सिंगल फैमिली। तो अब अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, तो अगर हम कोई भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करने जाते हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग उस फैमिली के जितने सिस्टम है, उसमें क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, ताकि कोई एक पर्सन जिसने पहले कोई स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ किया हो, वो किसी और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करे, तो उसमें उसे किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। द थर्ड थिंग इज, इफ पास्ट इंटरेक्शन मॉडल्स have created user expectation, do not make changes unless there is a compelling reason to do so. This is another important thing, जिसे कहते हैं अनलर्निंग। तो अनलर्निंग से मुराद ये है कि यूज़र की अगर पास्ट कोई एक्सपीरियंसेस हैं चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने के, और उसने एक सर्टन स्किल सेट लर्न की हुई है, एक्वायर की हुई है, और हम क्या करें, उसी तरह की एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंटरफेस को डिफरेंट तरह से डिज़ाइन कर देते हैं, जो कि एलियन हो उसके लिए। तो अब क्या है बेसिकली
वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के जो उसकी ऑलरेडी डेवलप हुई हैं या उसकी ऑलरेडी लर्निंग हुई है उसके अगेंस्ट है। यानी हम ये चाह रहे हैं कि उसे पहले अनलर्न करवाएं और फिर वो हमारे सिस्टम को यूज़ करे। प्रोबेबली ऐसा नहीं करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो जानना ज़रूरी होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर चीज़ों को डिज़ाइन करने की कोशिश करें। ओके, अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस एनालिसिस एंड डिज़ाइन के ऊपर कि ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या है, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन मॉडल्स, कुछ डिज़ाइन मॉडल्स हैं। हम इन डिज़ाइन मॉडल्स के ऊपर बात करते हैं कि ये डिज़ाइन मॉडल्स क्या होते हैं। फिर और उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस के ऊपर कि हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ यूज़र इंटरफेस। तो पहले देखते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन मॉडल्स। तो हमारे पास यूज़र मॉडल सबसे पहला जो नंबर पे आ रहा है, यूज़र मॉडल। यूज़र मॉडल क्या होता है? यूज़र मॉडल अगर हम बात करें तो डिटेल्स अबाउट एंड यूज़र, अ प्रोफाइल ऑफ ऑल एंड यूजर्स ऑफ द सिस्टम, देयर एज, जेंडर, फिजिकल एबिलिटीज, एजुकेशन, कल्चर, ठीक है, उसका बैकग्राउंड, मोटिवेशन, गोल्स एंड एवरीथिंग। लेवल ऑफ स्किल्स कि वो यूज़र नोविस है, मॉडरेट है, एक्सपर्ट। मीन्स वो लोग जिनके लिए हम सिस्टम डिवाइस करने जा रहे हैं उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज वेन एवर वी गो फॉर डेवलपिंग समथिंग फॉर समवन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसके बारे में पता हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम किसी को गिफ्ट भी को देते हैं तो गिफ्ट के लिए भी देने के लिए भी ज़रूरी है कि जो जिसको हम गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। तो सिमिलरली यहाँ अगर इंटरफेसेस बना रहे हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट पर्टिकुलर यूज़र जो कि उस इंटरफेस को यूज़ करेंगे। द सेकेंड वन इज मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल हमारे पास क्या है? मेंटल मॉडल ये है कि यूजर्स मेंटल इमेज ऑफ व्हाट द इंटरफेस इज, मींस सिस्टम परसेप्शन। एक यूजर की सिस्टम के बारे में परसेप्शन क्या है, ठीक है, कि एक इंटरफेस कैसा होना चाहिए ये जानना जरूरी है। लाइक जिसके लिए हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके माइंड में क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी जानना यहाँ पे जरूरी है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि जो एंड यूजर होगा जो सिस्टम को यूज करेगा वो सिस्टम को कैसे परसीव कर रहा है, किसका इंटरफेस किस तरह का होना चाहिए। द थर्ड इज डिज़ाइन मॉडल। डिज़ाइन मॉडल क्या है? इनफैक्ट कि जो चीज़ें हमने यूज़र के पर्सपेक्टिव से अभी तक देखी उन चीज़ों को हमने कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे चीज़ों को बनाएंगे जो यूज़र की विश लिस्ट के अकॉर्डिंग होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन मॉडल। जो फोर्थ वन हमारे पास आ रहा है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, कि हमने जो चीज़ें डिज़ाइन लेवल पे बना ली हैं उनको कैसे रियलाइज करना है, कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। लाइक द इंटरफेस लुक एंड फील कपल्ड विद स्पोर्टिंग इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब द इंटरफेस सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये तमाम चीज़ें ये चारों मॉडल्स हम डेवलप करते हैं पहले और ये मॉडल हमें फिर गाइड करते हैं, ठीक है, कि हम इंटरफेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अब इस प्रोसेस को हम ज़रा डिटेल में देखते हैं जिसमें ये हम तमाम चीज़ें अचीव भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोसेस है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने का वो उसमें 4 स्टेजेस हैं। सबसे जो पहली स्टेज है ऑब्वियसली दैट इज़ अबाउट इंटरफेस एनालिसिस एंड मॉडलिंग है हमारे पास। जो हमारे पास सेकंड स्टेज है इट इज़ इंटरफेस डिज़ाइन। जो हमारे पास थर्ड स्टेज है इट इज़ इंटरफेस कंस्ट्रक्शन और जो फोर्थ स्टेज है ये इंटरफेस वैलिडेशन की स्टेज है। वन बाय वन हम देखते हैं कि इन स्टेजेस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं। इंटरफेस एनालिसिस। इंटरफेस एनालिसिस से क्या मुराद है? वी हैव टू स्टडी द पीपल आर एंड यूजर फॉर whom we are going to develop a particular system, उन्हें जानना। द सेकंड इज देयर टास्क, वो टास्क जो सिस्टम के साथ जो लोग इंटरेक्ट करेंगे वो क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, ये जानना भी ज़रूरी है। लाइक हमें एक तो नंबर वन किस चीज़ के बारे में जानना है कि हमारा जो एंड यूज़र जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा वो क्या है, ठीक है। फिर ज़ाहिर है ये जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा तो इसकी डिफरेंट टास्क होंगी इस वजह से इंटरेक्ट करना चाहेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ये वो टास्क क्या है, ये हमें पता चलेंगी। हम आगे जाके देखेंगे कि जो बेसिकली हम यूज़ केसेस डेवलप करते हैं वो हमें हेल्प करते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इन टास्क को देख सकते हैं। द थर्ड थिंग इज कंटेंट दैट इज प्रेजेंटेड, ठीक है, एज पार्ट ऑफ इंटरफेस। कंटेंट कि अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं दिस इज इंटरफेस, तो इंटरफेस के ऊपर जो कंटेंट्स हैं इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो कंटेंट्स अपीयर होंगे, जो भी कोई इंफॉर्मेशन है, कोई कंट्रोल है, कोई बटन है, ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट होंगे।
The last thing is the environment. The last thing is environment in which these tasks will be conducted. These tasks will be conducted. Like हमारे पास overall environment क्या है? Like अगर एक यूजर एक सिस्टम को यूज कर रहा है तो ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है? लाइक अगर एक यूजर सिस्टम को यूज कर रहा है वो सिटिंग पोजीशन में यूज कर रहा है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में यूज कर रहा है इंटरफेस को। वहाँ लाइटिंग जो कंडीशन है वो कैसे है? लाइक अगर लाइट यहाँ से आ रही है कि लाइट हमारे पास यहाँ से आ रही है, एनवायरनमेंट का कंफर्ट लेवल क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम स्टडी करते होते हैं। ओके तो हमारे पास इंटरफेस एनालिसिस के ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फर्स्ट वी विल स्टडी द पीपल, देन टास्क, देन कंटेंट, देन एनवायरनमेंट। तो वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है हमारे पास यूजर एनालिसिस या पीपल एनालिसिस, जो हमने फर्स्ट बात की। तो इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं पॉइंट्स, इनका ख्याल रखने का ज़रूरी है। इन पे हम काफ़ी सारी बात पहले कर भी चुके हैं, प्रॉब्ली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैं इनकी क्विक स्किमिंग करता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोफेशनल लेवल ऑफ यूज़र। वो ट्रेंड हैं, ठीक है, टेक्नीशियन हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हैं, किस तरह के हमारे पास यूजर्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यूज़र टेक्निकली कितना साउंड है टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। उसके बाद एजुकेशन लेवल यूज़र का क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है कि हम ये देख सकें कि ओके प्रॉब्ली वो अगर हम इंटरफेस के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन प्लेस करते हैं वो उसे समझ पाएगा या नहीं पाएगा। उसके बाद हमारे पास यूजर्स जो हैं, क्या अगर हम उन्हें रिटन मटेरियल प्रोवाइड कर दें इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इंटरफेस, जिसे हम हेल्प कह रहे हैं, वो सफिशिएंट है, या हमें उसे यूज़र को क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सेशन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी। द फोर्थ थिंग इज आर यूजर्स एक्सपर्ट टाइपिस्ट आर कीबोर्ड फॉबिक। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो यूज़र हैं वो कीबोर्ड फॉबिक हैं, उन्हें कुछ ऑफ है या वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, या वो एक्सपर्ट हैं। तो ये जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए। एज रेंज, ज़ाहिर है हम यूज़र की ये भी जानने में इंटरेस्ट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हमारे पास जो चीज़ें हैं वो वेरी कर सकती हैं। लाइक अगर हम कहें कि हम इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं किड्स के लिए, तो किड्स के इंटरफेसेस का जो थीम है, जो मिजाज है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। जो इसी तरह से अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों में हम कलर स्कीम को डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। इसी तरह से जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो द जेंडर कि हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स हैं वो किस जेंडर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, इसकी एग्जांपल दूं कि अगर हम मेल बुटीक की बात करते हैं और फीमेल बुटीक की वेबसाइट्स की बात करें, तो मेल बुटीक जो वेबसाइट्स होती हैं यूजुअली उसका थीम ब्लैक और डार्क ग्रे कलर में होगा, और जो फीमेल की बुटीक वेबसाइट्स होती हैं उसका अगर आप देखें तो यू विल फाइंड वेरी कलरफुल। तो ये अब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी तरह से हमारे पास ऑफिस आवर्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि हमारा यूज़र हमारे इंटरफेस को कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करेगा। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर ये फैक्टर देखा जाए तो ये लिंक करता है आपके एनवायरनमेंट फैक्टर से भी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें इंटरफेस के ऊपर चीज़ों को प्लेस करना ज़रूरी होता है, ताकि यूज़र अगर लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ कर रहा है तो उसे आई स्ट्रेस ना हो या इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इज द सॉफ्टवेयर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क यूजर डू आर विल इट बी यूज्ड ओनली ओकेजनली। कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, क्या ये जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसके लिए ये कोर है, नेसेसरी है, या मस्ट है, मैंडेटरी है, या वो ओकेजनली यूज करता है फॉर सपोर्टिंग पर्पस, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी होता है, इससे हमें पता चलता है कि उसने कितना ड्यूरेशन के लिए यूज करना है। नेक्स्ट इज यूज़र की लैंग्वेज क्या है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान करें यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ अ यूज़र मेक्स अ मिस्टेक यूजिंग द सिस्टम, ठीक है। लाइक अगर कोई यूज़र एक टास्क परफॉर्म करता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पे ये बात अगर की है, वो जो हमने बात की थी अनडूएबल वाली ऑप्शन या रिकवरेबिलिटी वाली ऑप्शन, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर मिस्टेक हो जाती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं ज़्यादा। अगर ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो वहाँ पे रिकवरेबिलिटी हमें स्पेसिफिकली बैकवर्ड रिकवरेबिलिटी इंश्योर करती है। The next is, are user experts in the subject matter that is addressed by the system। तो क्या यूजर जो उस यूजर सिस्टम की कोर है उससे जानते हैं, उसकी प्रोसेसिंग को जानते हैं, उन्हें वर्किंग एनवायरनमेंट पता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे हो रहे हैं। तो यूजर के बारे में अगर ये हम तमाम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो प्रॉब्ली फिर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम एक इंटरफेस को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास से जो दूसरी चीज आ रही थी एनालिसिस में, तो उसमें हमारे पास था पहले तो पीपल के बारे में जानना, दूसरा टास्क एनालिसिस, टास्क के बारे में जानना। यूजर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है वाइल इंटरेक्टिंग विद द इंटरफेस। तो उसमें
हमारे पास what work will the user perform in a specific circumstances, ये जानना जरूरी है। what task and सब task will be performed, ठीक है, वही बात उस पर emphasis हो रहा है, डिटेल में बात की जा रही है। what specific problem domain objects will user be manipulating, लाइक प्रॉब्लम डोमेन ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, लाइक कोई फाइल्स हो सकती हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम डोमेन की चीजें हैं, तो इनके साथ यूजर इंटरेक्ट करके क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं और किस तरह से। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ वर्क टास्क, अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो यूजुअली क्या वो एक सर्टेन सीक्वेंस फॉलो करता है या उसके लिए सीक्वेंस नहीं है। यूजुअली जब हम इंडस्ट्री में या किसी स्पेसिफिक ऑफिस में कोई भी बंदा होता है तो वो अपनी उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है। और फिर उसी तरह से हायरार्की ऑफ द टास्क हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको हम देख रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें या जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करने के लिए कि हमें पता चले कि ओके वो क्या काम करता है, उसमें टास्क सब टास्क क्या है, कौन से डोमेन ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, सीक्वेंस और हायरार्की क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ यूज केसेस जो कि हम ऑलरेडी एनालिसिस मॉडल में बड़ी डिटेल के साथ डिफाइन कर चुके हैं कि एक जो यूजर एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा जो यूजर के कि वो किस पर्पज के लिए सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये चीजें हमें यहाँ से पता चल जाएगी। उसके बाद हमारे पास टास्क कोलैबोरेशन, रिफाइन इंटरेक्टिव टास्क। टास्क कोलैबोरेशन लाइक कि अगर एक स्पेसिफिक यूजर की इंटरेक्शन है तो वो एक सिंगल इंटरेक्शन अचीव करने के लिए कौन कौन से उसमें स्टेप्स होंगे, तो हम उन स्टेप्स को देख रहे होते हैं। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी डायग्राम बनाई थी तो प्रोबली हमें वो एक्टिविटी डायग्राम या स्टेप्स के बारे में बता रही होती है, जिससे हमें एक टास्क के जो कंप्लीट एक्शंस होते हैं उनका फ्लो पता चलता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट एलेबोरेशन जो हमारे पास एक टेक्निक है उसमें हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि यूजर किन किन ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, जो यहाँ पे बात की जाएगी प्रॉब्लम डोमेन के ऑब्जेक्ट। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, ऑब्जेक्ट्स की जाहिर है डेटा के हवाले से चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जो क्लासेस इसमें हमें हेल्प कर रही होती हैं। नेक्स्ट इज वर्क फ्लो एनालिसिस। वर्क फ्लो एनालिसिस क्या है, समटाइम्स आपकी कोई एक सिंगल एक्टिविटी है, तो सिंगल एक्टिविटी जो है मल्टीपल यूजर्स मिलकर परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक सिंगल यूजर नहीं करता। लाइक एक ऑफिस से एक यूजर एक टास्क सबमिट करता है, ठीक है, वो टास्क मूव कर जाती है किसी दूसरे ऑफिस में, वहां पे कोई पर्सन टू होता है जो उस टास्क को अगले स्टेप में लेके जाता है और फिर इसी तरह से वो अगले स्टेप में चला जाता है एंड सो फॉर। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारे पास प्रोसेस में सेवरल एंड यूजर्स इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर उस फ्लो को भी डिटरमिन करना जरूरी है कि पहले कौन सा यूजर इंटरेक्ट करता है, फिर बाद में कौन सा इंटरेक्ट करता है। ओके, अब हम तीसरी चीज पे आएंगे कि जो हमने बात की थी कि कंटेंट जो हमारे पास है उसकी डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट क्या है, जो इंटरफेस पे आते हैं। तो कंटेंट बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन में जो टेक्स्ट दे सकते हैं वो हमारे पास है। ग्राफिक्स यूज करते हैं, कोई इमेज यूज करते हैं, लाइक डिफरेंट कंट्रोल्स यूज करते हैं जिसमें आपके पास बटन आ जाते हैं, रेडियो बटन आ जाते हैं, आपके पास मेन्यूज आ जाते हैं, आपके पास स्क्रॉल बार्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ऑल दीज आर बेसिकली कंटेंट जो कि हम वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें कंटेंट के बारे में भी जानना जरूरी है कि हम जो कंटेंट प्रेजेंट करेंगे वो किस तरह के होंगे, ठीक है। लाइक अगर हम बात करते हैं आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा असाइन टू कंसिस्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑन द स्क्रीन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो स्क्रीन में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे शो होनी चाहिए, ठीक है। लाइक अगर हम ये कहते हैं कि जी हम किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उसमें स्टूडेंट की पिक्चर एक स्पेसिफिक राइट टॉप कॉर्नर पे आनी चाहिए या किसी और पॉइंट पे आनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों को जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कैन द यूजर कस्टमाइज द स्क्रीन लोकेशन फॉर कंटेंट, क्या ये डुएबल है, हमें स्क्रीन के ऊपर ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है कि यूजर अपनी मर्जी से चीज़ों को कस्टमाइज कर सके या इंटरफेस के ऊपर कंटेंट को अरेंज कर सके। द थर्ड इज प्रॉपर ऑन स्क्रीन आइडेंटिफिकेशन असाइन टू ऑल कंटेंट, ठीक है, कि क्या हमने प्रॉपर लेबलिंग जो है वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी हमारे ऑन स्क्रीन कंटेंट आ रहे होंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन कोई है तो वो हम उस तरह से ऐड करते हैं लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ लार्ज रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड हाउ शुड इट बी पार्टीशन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे पास है। अगर कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो हम वहाँ शो कर रहे हैं तो उसको हमने कैसे पार्टीशन करना है यूजर की आसानी के लिए, इन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद द विल मैकेनिज्म बी अवेलेबल फॉर मूविंग डायरेक्टली टू समरी इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर ऐसा है कि बहुत बड़ा डेटा सेट है, इंफॉर्मेशन है, तो उसकी एक समरी देखने की ऑप्शन हमें डिजायरेबल है या नहीं है। हाउ विल कलर टू बी यूज टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग, अगर कलर यूज करने हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, एम्फेसिस के लिए,
समटाइम्स जिस तरह मैंने स्लाइड्स में समटाइम्स रेड कलर यूज किया हुआ है कुछ टेक्स्ट के ऊपर, तो एम्फेसिस के लिए। तो क्या ऐसी हमारी कोई नीड है कि हम कलर यूज करें अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए? कैसा डूएबल है? उसके बाद हाउ विल एरर मैसेजेस एंड वार्निंग्स विल बी प्रेजेंटेड टू द यूजर, कि कैसे वो एरर मैसेजेस आ रहे हैं, वो एरर मैसेजेस अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, वो एरर मैसेजेस इजी होने चाहिए ताकि यूजर इंटरेक्ट कर सके। ओके, द फोर्थ थिंग इज एनालिसिस ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट। ये मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, प्रॉपर लाइटनिंग है या नहीं है, गुड डिस्प्ले हाइट है हमारे पास या नहीं है, कीबोर्ड एक्सेस कैसा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं कि जहाँ पे सिस्टम एक्चुअली ऑपरेट करेगा वो एनवायरनमेंट वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एनवायरनमेंट में लाइटिंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब फॉर इंस्टेंस लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो प्रॉब्ली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीड द स्क्रीन या कॉन्टेंट टू रीड द कॉन्टेंट ऑन स्क्रीन। तो इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है। सम टाइम अगर हमें उन्हीं कॉन्स्टेंट्स के अंदर चलना है तो फिर हम कलर्स ऐसे यूज़ करते हैं जो कि हमारे लाइटनिंग सिचुएशन में बेटर रिजल्ट देते हैं। समटाइम्स आपने खुद देखा होगा कि हमारे इंटरफेस के ऊपर कलर्स ऐसे यूज़ होते हैं कि जब हम उसे ज़्यादा लाइट के अंदर या रिफ्लेक्शन में देखें तो हमें विजिबल नहीं होते। ओके, हमारे पास जो अगला दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो इंटरफेस डिज़ाइन का था, ये कंस्ट्रक्शन की जो हमने बात की थी, जो हमने वो एक फिगर में समझने की कोशिश की कि हमारे पास क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले एनालिसिस की बात की, तो अब हम इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या है। तो इसमें एक बिग पिक्चर इसकी देखते हैं कि नंबर वन हमारे पास है यूजिंग information developed during interface analysis define interface objects and actions operations। कि हम जब एनालिसिस की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वी केम टू नो कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि हमारे पास कुछ फाइल्स हो सकती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं या उनसे रेलिवेंट ऑपरेशंस क्या होंगे, हमें किस तरह के बटन वहाँ पे लेके आने चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। तो सेकंड इज डिफाइन इवेंट्स। define events that will cause the state of user interface to change। इवेंट से क्या होगा, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट फायर होगा, यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसे एक स्टेट से किस पे लेके चला जाएगा, किसी दूसरी स्टेट पे। ये स्टेट 1 है और ये आपकी स्टेट 2 है। जब भी यूजर कोई बटन प्रेस करता है तो उसकी S1 स्टेट से उसे कहाँ पे लेके चला जाएगा, S2 पे। तो इसमें हमें देखना है कि इसको भी हमने मॉडल करना है कि वो हमारे पास क्या होता है, उनके इवेंट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, हम एक क्लिक करेंगे तो हम आगे मूव कर देंगे एंड सो फॉर्थ। नेक्स्ट इज डिपिक्ट ईच इंटरफेस स्टेट एज इट विल एक्चुअली लुक टू द एंड यूजर, कि हमारे पास एक एंड यूजर को जो अपीयरेंस आएगी, ठीक है, वो स्क्रीन हमारे पास क्या होगी। तो स्क्रीन को हमने यहाँ पे डिजाइन करने की बात की है कि उसको हमें डिजाइन करना है। उसके अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि इंडिकेट हाउ द यूजर इंटरप्रेट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम यूजर कैसे इंटरप्रेट कर सकता है, बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। अगर हम कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं और एक्शन परफॉर्म करने के बाद अगला पेज आ जाता है और उसके ऊपर लिखा हो जाता है योर टास्क इज सक्सेसफुली डन। अब ये क्या है, बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ इंडिकेशन, ये एक इंडिकेटर है जो यूजर को बता रहा है कि आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। तो इंटरफेस डिजाइन करते हुए इन चीज़ों को जानना जरूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन, हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या एक्शंस हैं उनको डिटर्मिन करते हैं। नंबर टू, इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। नंबर थ्री, इंटरफेस की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको डिजाइन करते हैं, जिसमें हमारा स्क्रीन डिजाइन आ जाता है। और फिर यूजर के लिए क्या इंडिकेटर्स होंगे वो डिटर्मिन करेगा कि चेंज ऑफ स्टेट हैपन हो गया है। ओके, तो ये चीज़ें करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने इंटरफेस को एवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। तो प्रोबब्ली आपको इस फिगर से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे जो हम एक इनिशियल लेवल का जो डिज़ाइन है वो सिस्टम का, वो हम बना लेते हैं। ठीक है, वो प्रोबब्ली हमारे पास ऑन पेपर हो सकता है या हम मॉडल बना सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसका एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं। प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप हमने बिल्ड कर लिया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, यूजर के साथ उस प्रोटोटाइप की इंटरेक्शन करवाते हैं। ओके, लेट यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन द इंटरफेस। ठीक है, और उसको हम स्टडी करते हैं। उसकी बेस पे फिर हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कि हमारा इंटरफेस क्या है, किस तरह से उसने काम किया। ये बेसिकली डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो कि हमने यहाँ पे परफॉर्म की, उसको स्टडी करता है। और अगली स्टेज के ऊपर अगर इसमें मॉडिफिकेशंस डिजायरेबल हैं तो वो क्या करता है, मॉडिफिकेशन
वहाँ पे लेके आता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉडिफिकेशन जब उसमें लाएगा तो हम अगली आइट्रेशन में चले जाएंगे, हम एक और प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे होंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस प्रोटोटाइप के ऊपर वही प्रोसेस हम यहाँ तक अप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे आके सारी चीज़ें हमारी एज पर रिक्वायरमेंट है तो फिर प्रोबली हम क्या करते हैं, हमारा इंटरफेस डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम इंटरफेसेस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं या हम वैलिडेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, एक इंटरफेस डिज़ाइनिंग के दौरान बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, लाइक जो आपको नज़र आ रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम। कि रिस्पॉन्स टाइम आपकी एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लाइक जब एक यूज़र एक जॉब सबमिट करता है तो जॉब सबमिट करने के बाद वो उसकी जो एक्शन है या वो टास्क है वो कंप्लीट कब होती है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम है बेसिकली। तो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम की जो लेंथ है और वेरिएबिलिटी है इसका ख्याल रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसकी एग्जांपल यूँ ही है कि आपकी डिफरेंट टास्क का डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी लेवल हो सकता है। तो आपकी वो तमाम टास्क जो कम कम्प्लेक्सिटी वाली हैं, ज़ाहिर है उनका रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट होगा, जो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी वाली है उनका रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट होगा, दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस। लेकिन इसमें वेरिएबिलिटी से ये मुराद है कि अगर आपकी बहुत सारी टास्क एक ही तरह की कम्प्लेक्सिटी लेवल की हैं तो उनमें फिर आपकी जो रिस्पॉन्स टाइम की लेंथ है उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, उनका सिमिलर रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए ताकि एक यूज़र जो है वो पैनिक ना हो इस सिचुएशन से। और इसी तरह से जो अगर हाई कम्प्लेक्सिटी वाली हैं तो उनका हमारा एक तरह का होना चाहिए रिस्पॉन्स। हेल्प फैसिलिटीज़ के हमें यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यूज़र को मैनुअल्स के थ्रू या ऑनलाइन हेल्प जो आजकल बहुत सारे सिस्टम्स में अवेलेबल होती है, वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं। उसके बाद एरर हैंडल्स हमारे अप्रोप्रिएट होने चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो सपोर्ट है, और इसमें जो हम एक्सेप्शंस बहुत तरह पे सिस्टम हमारा वो इनडिसेंट वे में शट डाउन या ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए। वो प्रॉपरली एक्सेप्शन को हैंडल करे और उसमें एक प्रॉपर मैसेज भी यूज़र को कम्युनिकेट होना चाहिए ताकि उसे अंडरस्टैंड कर सके कि ओके सिस्टम क्या कह रहा है, ठीक है, अभी मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कोई ऐसा एलियन सा मैसेज आए कि यूज़र के लिए वो कंप्लेंट करना ही मुश्किल हो। द नेक्स्ट इज़ मेन्यू एंड कमांड लेबलिंग, कि हमें क्या करना है, जो मेन्यूज़ हैं वो प्रॉपर जो वे में हमें उन्हें डिफाइन करना है। मेन्यू के नाम जो हैं, लाइक अगर हम ये कहते हैं कि नेम शुड बी वेरी लॉजिकल, बटन्स पे जो नाम आ रहे हैं, मेन्यूज़ के ऊपर जो नाम आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो आपके पास एक मेन्यू फाइल का है, वो सिमिलर फंक्शनलिटीज़ फाइल से रेलेवेंट उसमें रखी गई हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम उस मेन्यू के अंदर लाइक सेव की ऑप्शन है, न्यू फाइल की ऑप्शन है, तो उनके लिए अगर हम कोई डिफाइन करना चाहते हैं शॉर्टकट्स, यानी कीबोर्ड एक्सेलरेटर्स बोलते हैं फॉर एक्सपर्ट्स, तो वो भी मीनिंगफुल होने चाहिए हमारे पास। कि हम लाइक सेव के लिए तो कंट्रोल एस है, तो एस फॉर सेव, तो वो लॉजिकल होने चाहिए। उसके बाद है एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी। फिजिकली जो चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए सपोर्ट, अगर हमारे एंड यूजर्स में फिजिकली चैलेंज यूजर हैं तो हमें उनका ख्याल रखना है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी पर्सन का जो क्या करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट है, लाइक वो कलर ब्लाइंड है, तो उस केस में ख्याल रखना है कि हम ऐसे कलर्स को अवॉइड करें जो कि कलर ब्लाइंड लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटरनेशनलाइजेशन, जिसमें हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं कि हम एप्लीकेशन टारगेट ऑडियंस क्या है। ईदर वी आर डेवलपिंग सिस्टम फॉर स्पेसिफिक लोकल कम्युनिटी, और वी आर डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर ग्लोबल कम्युनिटी। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक लोकल कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं तो फिर हमें उसकी नीड्स का ख्याल रखना है, वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको देखना है, वहाँ पे जो मेटाफोर्स यूज़ होते हैं, जो आइकन्स यूज़ होते हैं उनका ख्याल रखना है। इसी तरह से अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होनी है, इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होनी है, तो फिर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो इंटरफेस डिज़ाइन या स्पेसिफिकली बात करें यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर, ये हमारा पहला लेक्चर था और ये उसका पार्ट 1 है, जिसमें हमने जो कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़र इंटरफेस के हवाले से डिस्कस किए, स्टैंडर्ड्स पे बात की, गोल्डन रूल्स पे बात की, इसके प्रोसेस के ऊपर बात की, डिज़ाइन इश्यूज़ पे बात की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर कुछ और चीज़ें स्टडी करेंगे।